हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, एविडेंस के जो में एमसीक्यू है ये लास्ट वीडियो है। दोस्तों, मैं ये लास्ट एमसीक्यू जो है लोड कर रहा हूँ मेरे दोस्त से, जो ये बहुत ही एक अहम है, जो खास करके ये एपीओ हो या एचजीएस हो या पीसीएस जो हो, ये टॉपिक पे कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन जो है बनी जाती है। तो आइए हम इस टॉपिक पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है, दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 161 के अधीन किसी अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया कथन प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 161 के अधीन किसी अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया कथन प्रयुक्त किया जा सकता है। तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? खंडन हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। क्या है? खंडन हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है। 60 देते हैं, किसी घायल व्यक्ति के कथन, किसी घायल व्यक्ति के कथन को मितकालिक कथन के रूप में दर्ज किया गया है, हालांकि वो जीवित बच गया है। उसका कथन साक्ष्य अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत गिरे होगा? तो धारा 157 के अंतर्गत जो है गिरे होगा। यानी किसी घायल व्यक्ति के कथन को मितकालिक कथन के रूप में दर्ज किया गया है, हालांकि वो जीवित बच जाता है या बच गया है, तो उसका कथन साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंदर गिरे होगा? धारा 157 के अंतर्गत जो है वो गिरे होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के 32 के अंतर्गत दर्ज किया गया एक मितकालिक कथन किसके नियंत्रण के अधीन में होता है? तो भारतीय दंड संहिता 158 के नियंत्रण के अधीन में होता है। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 32 और 33 के अंतर्गत साबित किए जा चुके तथ्यों का खंडन किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? तो उत्तर है 158 के अंतर्गत खंडन किया जा सकता है। किस धारा के तहत खंडित किया जा सकता है? तो 158 के तहत जो है खंडित किया जा सकता है। तीसरा देखते हैं, किस प्रावधान के अंतर्गत एक साक्षी अपनी स्मृति को ताजा कर सकता है? यानी किस प्रावधान के अंतर्गत जो है एक साक्षी अपनी स्मृति को ताजा कर सकता है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 159 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 के अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम के धारा 159 के क्या प्रावधान करती है? तो साक्ष्य अधिनियम 159 जो है साक्षी अपनी स्मृति ताजा कर सकता है। क्या है? जो एविडेंसेस है अपनी स्मृति को ताजा कर सकता है। 65 है, किसी प्राथमिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका किसी भी प्रयोजन हेतु पिछले कथन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो इसका किसी भी प्रयोजन हेतु पिछले कथन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो है मिलाइए और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। तो इसके कोटों की संख्या देख लेते हैं। उत्तर बी है, यानी कि 2 3 5 4, यानी 2 3 5 4, 2 2 3। साक्ष्य को बुलाने वाले पक्षकारों की परीक्षा, साक्ष्य को बुलाने वाले पक्षकारों की परीक्षा क्या होगा? यानी इसका होगा मुख्य परीक्षा। साक्ष्य को बुलाने वाले पक्ष को निराश करता है, तो 2, और उसके बाद में पदद्रोही साक्ष्य। फिर उसके बाद में क्या? विरोधी पक्ष का साक्ष्य की विरोधी परीक्षा, यानी जो है एक मिनट देखते हैं, 2 3 5 4, यानी 2, एक मिनट जो है 1 2 होता है, 1 2 मुख्य परीक्षण होता है। साक्षी को बुलाने वाले को निराश करना पदद्रोही साक्ष्य होगा। ठीक है। और विरोधी पक्षकार विरोधी साक्षी की परीक्षा क्या होगा? पुनः परीक्षा होगा। ऐसा उत्तर जो ऐसा उत्तर जो है पाने वाला पक्ष जिसकी प्रश्न करता है कि अथवा इच्छा हो, तो उसे क्या कहते हैं? सूचा प्रश्न, लेडी क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। सूची देखिए, सूची में सही सम्मिलित कीजिए। यानी डी 4 1 2, इसमें क्या है? 4 है, पहला 4 है, 1 2 3। यानी अवशिष्ट कलात्मक प्रश्न क्या है? अवशिष्ट कलात्मक प्रश्न जो क्या है धारा 151 में है। पक्षकारों द्वारा अपनी ही
साक्ष्य की विश्वसनीयता का विवेचित करना, साक्ष्य की विश्वसनीयता पर विवेचित करना जो है कौन से है, अपमानित अथवा रुष्ट करने वाले मंशा और पक्षकार अपने ही साक्ष्य को पसंद किए जा सकते हैं। तो किसकी सिचुएशन में तो देखते हैं, तो 2 एक का 4 हो गया, ए का 4 हो गया और उसके बाद में बी का 1। बी का क्या है, साक्ष्य की विश्वसनीयता के प्रयोजन करना, तो इसका हो गया 155, यानी विश्वसनीयता को जो है अभियोजित करना 155 हो गया। और उसके बाद में कहते हैं सी का 2, यानी अपमानित अथवा रुष्ट करने वाले मंशा, तो क्या होगा, यह होगा। और पक्षकार द्वारा अपने साक्ष्य प्रसन्न होगा, 154 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही कोड चिन्हित करिए, सही कोड चिन्हित करिए। साक्ष्य अधिनियम के धारा 60 सूचक प्रश्न, और उसके बाद में क्या है, पक्षद्रोही साक्ष्य 154 में होता है, स्मृति ताजा करने 159 में होता है। और धारा 14 क्या है, धारा 147 लीडिंग क्वेश्चन है जो कि 1 में है, यहाँ लीडिंग क्वेश्चन बताता है। सूचक प्रश्न सब मिल चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य का नियम कौन सा है, तो 164 है, धारा 164 है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत न्यायालय प्रश्न किसके समक्ष रख सकता है, उपयुक्त ए बी दोनों के समक्ष। किसी भी पक्षकार, किसी साक्षी, किसी भी पक्षकार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी वाद के पक्षकार अथवा साक्षी के सुसंगत अथवा असंगत प्रश्न पूछने का अधिकार है, धारा 165। साक्ष्य 167 के बारे में देखेंगे क्या है, और इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय साक्ष्य से संबंधित है, तो साक्ष्य से संबंधित कौन है, अध्याय है 9। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि साक्ष्य अधिनियम के अनुचित ग्रह अथवा आग्रह के आधार पर कोई नवीन विचार नहीं किया जाएगा, तो उत्तर है 167। एवरीवन दोस्तों, मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं। कल जो मैं इस पर केस लॉ लोड करूंगा, और केस लॉ के बाद में जो मैं आपके सीधे जो है सीपीसी एमसीक्यू पर आ जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम सीपीसी है और केस लॉ भी है, केस लॉ उसका बताएंगे, फिर उसके बाद में जो है एविडेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सीपीसी के बाद में आईपीसी है, उसके बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। धीरे धीरे प्रक्रिया करते मैं पूरा एमसीक्यू आपको कंप्लीट कराऊंगा। एवरीवन दोस्तों, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।